NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chabo Hill, Kathmandu. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङ को भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। उसमे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल बैंक, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। राष्ट्रको शान किसान। Dimex UPVC window and door system made in Nepal. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बीचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एकजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व विप्लवका केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कर्णजित बुढाथोकीजी आराम हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रमण पाण्डेजी लोसपाको नेता, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नेपाल भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारणले राम्रो भएन अहिले। अब राम्रो भयो कि राम्रो भएन त परिणाम हेर्न बाँकी छ। तर हाम्रो विचारमा के हो भने उहाँले आंशिक राम्रो गर्नुभयो, आंशिक नराम्रो गर्नुभयो भन्ने बुझाइयो। नराम्रो के गर्नु देशको प्रधानमन्त्रीले? अब नराम्रो विषय कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने कुर्सीको लागि जुनसुकै प्रकारको गतिविधि गर्न पनि पछि नपर्ने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो संस्कार छ। त्यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि त्यो सम्भावना देखियो। राम्रो भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जो भारत र नेपाल बिचको जो दरार पैदा भएको थियो त्यो सम्बन्ध सुधार हुँदै आयो जस्तो लाग्यो। त्यसमा सम्बन्ध राम्रो छैन। पाण्डेजी भारतसँग नेपाल कस्तो छ भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भन्न सफल भयो नि। प्रधानमंत्री प्रचंड के जाने से भारत नेपाल का संबंध अच्छा हो जाएगा या किसी भी नेता के जाने से भारत नेपाल का संबंध अच्छा हो जाएगा। ऐसा विश्लेषण बारम्बार भनेको छु। रमण पाण्डेजी तपाईँ नेपाली विषय पर आइए, विषय पर आइए। तपाईँलाई नेपाली बोल्न आउँदैन? आपको पता है ना हम 33 वर्ष नेपाली बोल्नुहोस् तपाईँ। 24 नवंबर 1990 से रमण पाण्डेजी तपाईँ नेपाली बोल्नुहोस्। अघन जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम से नेपाली बोल्नुहोस्। जिस वक्त से सद्भावना पार्टी के कार्यक्रम में आक्रमण हुआ था उस वक्त से मैं नहीं बोलता हूँ। विषय पर आइए। आज नेपाली बोलिए। विषय पर अरे क्या बात करते हैं साहब, ये विषय नहीं है। मैं नेपाली तब तक नहीं बोलूंगा जब तक हिंदी भाषा को नेपाली के समकक्ष नेपाल में सरकारी काज भाषा का दर्जा न मिलेगा। मैं एक हिंदी भाषा अभियानी भी हूँ, मध्यस्थवादी संस्थापक सिपाही भी हूँ। विषय पर आइए ना, आप विषय पर आइए। अपने नेपाल भारत संबंध का बात किया है कि प्रचंड जी के जाने से अच्छा हो गया। किसी भी प्रधानमंत्री के जाने से, किसी भी मंत्री के जाने से यह संबंध अच्छा और बुरा हो जाएगा, यह विषय ही नहीं है। नेपाल भारत का संबंध परापूर्व काल का संबंध है साहब। नेपाल भारत के बीच का संबंध जनस्तर का संबंध है। नेपाल भारत के बीच का संबंध रोटी बेटी और रोजगार का संबंध है। यह संबंध दिल्ली और काठमांडू का स्थापित किया हुआ संबंध नहीं है। यह संबंध आपस में जो भाईचारे की संबंध है, यह संबंध किसी के जाने से अच्छा हो जाएगा, किसी के नहीं जाने से बुरा हो जाएगा, यह विश्लेषण ही गलत है। यह संबंध तो हमेशा था, है और नेपाल भारत के बीच का यह संबंध रहेगा। मैले बारम्बार भनेको छु तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हुनुहुन्छ, हिन्दीमा नबोल्नुस्, दुनिया में हर जगह नेपाली में बोल्नुस्। उसका पता था आपको पता है कि मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक हिंदी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष नेपाल में सरकारी काज भाषा न बना दिया जाए। चूंकि हिंदी भाषा ही लेट मी कंप्लीट चूंकि हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है इस नेपाल के अंदर में जो समूचे मधेश को जोड़ती है, मधेश पहाड़ को जोड़ती है और नेपाल भारत को जोड़ती है। तो हिंदी भाषा में क्यों नहीं बोलूं साहब? हिंदी नेपाल की भाषा 135 भाषा है देश में, उसमें हिंदी भाषा भी है। आप नेपाल भारत संबंध पर थे, इस पर आइए। तपाईं के भन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा? अब भाषा एउटा माध्यम हो,
होइन कसरी त्यसलाई व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब उहाँले नेपाली बोल्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, अब बोल्नु भएन, हिन्दी बोल्न चाहनुभएको छ, त्यो पनि उहाँको आफ्नो अधिकार कुरा भयो होइन। यो विषयमा भाषिक विषयमा त्यति धेरै बहस गर्नु हुँदैन। मुख्य कुरा के हो भने नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध हो नि, जो अखण्ड भारतको जो नक्सा ल्याइएको छ त्यो चाहिँ संविधानमा, नक्सा त संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ। भारतको संविधानमा उल्लेख भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर चाहिँ अखण्ड भारतको नक्सा जो संसदमा ल्याउनु भयो त्यो ल्याइसकेपछि त्यो सिङ्गो भारतको साझा धारणा हो या मोदीको एक्लै हो, त्यो अध्ययन गर्ने विषय छ। अर्को कुरा, भुटान, मालदिप्स, श्रीलङ्का, म्यानमार र नेपाल, पाकिस्तान सबैको भूभाग समेटेर उहाँले चाहिँ भारतले जो प्रकारको नक्सा ल्याएको छ यसले के गर्छ, मोदी कूटनीतिक हुन असफल, भारतलाई यसले सङ्कट ल्याउँछ। किन भन्नुहुन्छ भने तर मोदी आज विश्वमै पनि गइरहनु भएको छ, विश्व लिडर बनिरहनु भएको छ। त्यो त यस्तो हो, कुनै सन्दर्भमा हिटलर पनि नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, माओ पनि हुनुहुन्थ्यो, लेनिन पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्प पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो समयले बताउँछ, सी जिनपिङ हुनुहुन्छ, अहिले पुटिन हुनुहुन्छ, त्यसमा समस्या भएन कि। तर उहाँले के गरिरहनु भएको छ भने उहाँको कार्यकाल अब सिद्धिँदैछ, 24मा सिद्धिँदैछ, जाँदै उहाँले कूटनीतिक असफलता गर्नुभएको छ। किनभने सार्क देशमा सार्क देश सबैले चिडाएर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ कि त्यो भारतको समग्र अवधारणा हो या मोदीको अवधारणा हो, त्यो विषयमा हामी छलफल गर्न बाँकी छ। तर यो नेपाली जनताको लागि ठुलो अपमान हो। कसरी अपमान हो जस्तो रमण पाण्डेजी बताउनुहोस् त। साधारण इस विषय का बहुत साधारण सा जवाब है साहब कि वर्तमान जो नक्शा भारत के संसद भवन के गैलरी में सजाई गई है, वह नक्शा भारत के संसद भवन में जो आप देख रहे हैं वो सम्राट अशोक कालीन सांस्कृतिक नक्शा है। वो सांस्कृतिक नक्शा है, राजनीति का विषय ही नहीं है। इसको अनावश्यक खोखला राष्ट्रवाद के तहत नेपाल के सड़कों पर अनावश्यक भारत का विरोध करना, इसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। ये तो सांस्कृतिक नक्शा है, और सांस्कृतिक नक्शा ये सम्राट अशोक कालीन नक्शा है। तो इस नक्शे से किसी देश का राष्ट्रीयता पर खतरा हो गया, अखंडता पर खतरा हो गया, ये सब सतही बातें हैं। इससे आम जन को सुनिए, इससे नेपाल के आम जन को बहुत कुछ लेना देना नहीं है। यह सांस्कृतिक नक्शा है, यह सांस्कृतिक नक्शा है। चिढ़ाने का काम कौन करता है? हमेशा बोलना लिपुलेख हमारा, लिपुआ धुरा हमारा, क्या मतलब है? सांस्कृतिक नक्शा भन्नु उहाँले आफ्नो ठाउँबाट भन्नुभयो। आज बङ्गलादेशले विरोध गरेको छ, पाकिस्तानले विरोध गरेको छ, म्यानमारले विरोध गरेको छ, भुटानले विरोध गरेको छ, नेपालले विरोध गरेको छ। यो सांस्कृतिक नक्सा होस् या राजनीतिक नक्सा होस्, सरकार होइन। चित्त नबुझेको खण्डमा कुनै पनि देशले आफ्नो सार्वभौमिकताको बारेमा आफ्नो प्रश्न चिन्ह उठाउने अधिकार छ। जस्तै दिल्ली हामीले नेपाल हो भनेर भन्न मिल्दैन नि त। भन्यो भने त दिल्लीले पनि त विरोध गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद भवन जहाँ नीति नियम बनाइन्छ, जहाँ कानुन बनाइन्छ, जहाँ बजेट पेश गरिन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो नक्साङ्कन गर्नु भनेको यो सिङ्गो साग राष्ट्रमा उहाँले चाहिँ के हो भने भारतको चाहिँ साम्राज्यवादी नीति लागू गर्नु हो। यो विषयमा हाम्रो नेपाली 3 करोड नेपालीले के गर्छ भने यसको घोर विरोध गर्छ। यसमा कोही किसिमको विषयमा हाम्रो चाहिँ त्यो कसैको सांस्कृतिक या राजनीतिसँग सरकार होइन। यसमा हजुरहरूले पनि यसको डिफेन्स लिनुपर्ने विषय होइन। तपाईँले जस्तै बिहारलाई बिहारलाई नेपालको नक्सा बनाउनुहोस् त, त्यो सांस्कृतिक भन्नुहोस्। तपाईँले भनेको कुरा त उनले त मान्नेवाला छैन होइन। त्यो विषय मेरो भन्नुपर्छ एकछिन हजुरलाई, मैले व्यक्तिगत कुरा होइन। मधेसका जनता सीमा रक्षक हो, जसले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने सीमाको रक्षा गरेको छ। भोलि सबभन्दा समस्या मधेसमा पर्ने कुरा भयो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बुझाइ के हो भने मधेसी, थारू, सीमा क्षेत्रमा रहेका पहाडीहरू जोसुकै भयो भने सीमा रक्षक हुन्। ती भनेको बर्दिविहीन सेना हुन् जसले नेपालको सुरक्षा गरेको छ। आज हामीलाई क्वेसन चिन्ह खडा गरेको के हो भने छिमेक 2टा भएर मात्र बिग्रियो कि छिमेक अलिक धेरै भयो भए त्यो पनि समाधान हुन्थ्यो एउटा हिसाबले। भारतले जहिले पनि के गर्न लाग्यो भन्नुहुन्छ नेपालको उभो गति गर्न नलाग्ने स्थिति भयो कि। तर भारतले विकास र समृद्धिलाई सहयोग गरिरहेको छ। बात करते हैं भारत उभो गति की विषय यहाँ आ रही है साहब। भारत ही एक ऐसा देश है नेपाल के मामले में जो नेपाल के विकास में अनुदान सहयोग जिसका 70% से अधिक है। यह चाइना के जैसे ऋण नहीं देता है, यह चाइना के जैसे नेपाल को बर्बाद करने का काम नहीं करता है। यह नेपाल को श्रीलंका के जैसे, पाकिस्तान के जैसे खोखला करने का काम नहीं करता है। भारत 70% का अनुदान सहयोग देता है साहब। आपने देखा है, आप तो जनकपुर गए थे पिछले टाइम में ना, जनकपुर धाम में रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा। आज भारत का विशाल 65,000 रेलवे नेटवर्क के तहत जनकपुर धाम को जोड़ दिया जाता है। आज काठमांडू तक रेलवे लाइन लाने की बात हो रही है। एक भी ऋण नहीं देने का विषय, ऋण सहयोग नहीं, सारा का सारा अनुदान सहयोग। आप काठमांडू की यह धरती है ना, इस काठमांडू की धरती पर आप दर्जनों ऐसा विकास योजना देखेंगे। वीर अस्पताल से लेकर त्रिभुवन विमानस्थल से लेकर त्रिभुवन विश्वविद्यालय से लेकर
कहां पर भारत का लगानी नहीं है साहब? यह भाईचारे के तहत है ना, यह दरिद्र बनाने के तहत नहीं ना है। तो बिना मतलब हम भारत का विरोध करें, भारत को चिढ़ावें। नेपाल में भूकंप होती है तो खबर भी नहीं होता है तमाम लोगों को, तब उससे पहले भारत का आपको वायुसेना यहाँ पर तर्क आयो त अखण्ड भारत आज किन नेपालको भूभाग राख्न? अखंड भारत साहब यह सांस्कृतिक नक्शा सम्राट अशोक कालीन है, इसको समझिए ना, राजनीतिक विषय नहीं ना है उस वक्त में। ये आज की बात है, यह आज की बात है, यह पुरानी बात है। आप हाउस से पास कर लेते हैं कि क्या क्या लिपुआ धुरा कौन सा वहां की बात आप करते हैं। मैं आपसे पूछूं, आपने भारत से सहमति लिया था, आपके कब्जे में वह भूमि है, तो आगे बढ़ के आप करें तो सही, आगे बढ़ के आप करें तो सही। भारत के जहां पे भारत की सेना की उपस्थिति है, जहां पे भारत के लोगों की उपस्थिति है, उसको आप यहां दिखा देते हैं। उस वक्त में तो भारत आपको भनेको कुरो मैले माने। नेपाल स्वतन्त्र गर्ने सन्दर्भमा भारतको नेपाल कहिले पनि कसैको उपनिवेश बनेन। नेपाल को स्वतंत्र ही भारत ने किया है, मैं प्रूफ कर सकता हूं इस मंच पर। नेपाल भारत नहीं होता। हजुरले एकछिन विस्तारै बोल्नु के, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत विषय होइन, हम भी इमोसनल भएर बोल्ने। सुन्नुहोस्, नेपाल जहिले पनि एउटा स्वाधीन देश हो। भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने बेलामा नेपाली जनताको भूमिका छ, मेरो बाजेको भूमिका छ। मेरो बाजे हुम्लाबाट पनि आएर त्यहाँ आउँदाखेरि 15 दिन 25 जना त्यहाँका कामदारहरूले त्यति बेला काम गर्न छोडेर भारतको स्वतन्त्र लागि लडे। भारतले नेपालको लागि लड्या होइन, यो कुरा बुझिराख्नु। इसका मुआवजा भारत दे रहा है ना। गोरखाली सेना में मधेसियों को एक भी प्रवेश नहीं मिला, लेकिन नेपाल के एक ही वर्ग के लोगों को गोरखाली सेना में आज तक भारत ने दिया है। वहां हमारी भी विमति है। आज भारतको बेहाल बनाउने काम कसले गर्यो भने बेलायतले गर्यो हो। भारत र पाकिस्तान टुक्राउनु कसले काम गर्यो? बेलायतले। पाकिस्तान र बंगलादेश टुक्राउनु कसले काम गर्यो? भारतले। तपाईँ हामीले बुझेको कुरा भयो है। अर्को दोस्रो कुरा के हो भने भारतसँग सम्बन्ध बिगाड्नु हुँदैन। समझना पड़ेगा कि हम कभी गुलाम नहीं हुए, हम बहुत अधिक इसको ऐसे समझना होगा कि नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ही नहीं मिलती साहब, भारत की यदि भूमिका नहीं रहता तो। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता देने के लिए 1975 में भारत नेपालले हमेशा साथ खड़ा है। नेपालले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्दाखेरि 116 राष्ट्रले सहयोग गरेको छ, समर्थन गरेको छ। उसले चाहिँ भारतले गरेको छैन। भारतले समर्थन हथियार खरीदने के लिए, भारत के गोली बारूद खरीदने के लिए भारतले समर्थन गरोस् या नगरोस्, क्यों करेगा भारत समर्थन? दक्षिण एसियामा सबभन्दा पुरानो राष्ट्र नेपाल हो। भारत त्यति बेला के थियो? ईस्ट इन्डिया कम्पनी, एउटा कम्पनीको मातालमा रहेको भारत हो, देश होइन। भारत देश होइन, ईस्ट इन्डिया कंपनी जो 1600 भारत आजाद हुआ ना, भारत फिर आजाद हुआ ना, वहां के लोगों ने अपनी आजादी ली ना। ईस्ट इंडिया कंपनीले के गरेको थियो? कब्जा गरेको एउटा व्यापारिक कंपनी हो। हाम्रो 1816 में यहाँ नहीं कब्जा हुआ था, यहाँ राणा ने, यहाँ नेपाल में राणा ने शासन कब्जा नहीं किया था। राणा ने 104 वर्ष तक नेपाल के शासकों पर कब्जा किया था। क्या होता है कब्जा? कंपनी एउटा व्यापारिक कंपनी को आंतरिक कब्जा में था। नहीं, नेपाल तो आंतरिक कब्जा में था साहब। नेपाल को तो आंतरिक उपनिवेश बनाया गया था, कॉलोनाइजेशन था नेपाल में। आंतरिक उपनिवेश बनाने का काम यहाँ पर महाराज धीराज को राणाओं ने नहीं किया था। हम स्वतंत्र हैं, हमेशा कैसे स्वतंत्र हैं? यहाँ तो एक वर्ग दूसरे वर्ग को कब्जा, आज भी यही अवस्था है, आज भी यही अवस्था है। आप जहां आज नागरिकता में गए थे क्या पाया? आज भी रमन जी एउटा प्रश्न त आयो नि त। रणजित बुढाथोकीको भनाइ के आयो भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतले किन हमला गर्यो? कभी नहीं किया है। उहाँले भन्नु तर्क दिनुभयो त। उनका तर्क हो सकता है। हम तो कहे ना कि 3 करोड नेपालीको तर्क हो, 3 करोड नेपालीको तर्क हो। जो गैर नेपाली छ त्यसको तर्क होइन, 3 करोड नेपालीको तर्क हो। यो माओवादीको तर्क हो, माओवादीको तर्क हो, यहाँ तो 53% मधेसी ने कांग्रेसको तर्क हो, एमालेको तर्क हो। यहाँ तो 53% मधेसी को इस देश में नेपाली बनने का अवसर नहीं दिया गया है। एउटा व्यक्तिको तर्क होइन यो। 53% मधेसी को इस देश में नेपाली बनने का अवसर नहीं दिया गया है। मधेसीले दुईटा रोल खेलिरहेछ। एउटा भारतसँग धम्काएर, भारत हमारा भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, पूर्वज है, हम लोग खुलेआम कहते हैं। मधेसी दलले के गर्नुपर्छ भने पूर्वज का संबंध यही इंडियाले दुःख दियो भनेपछि नेपालको शासकसँग मिल्ने, लेकिन एहसान फरामोशी हो रही है इस देश में। इंडियाको एहसान फरामोशी हो रही है इस देश में। खेल्ने भूमिका यो दोहोरो भयो। यसले के गर्यो भन्ने समस्या आयो। अब गर्नु हुँदैन। मधेसबाट राष्ट्रपति पनि भइसक्यो, भोलि प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ हैन। मधेसका राम्रा जनताहरु पनि हो गए। रामवन यादव मधेस राष्ट्रपति हो गए। रामवन यादव तो मधेस मधेसबाट राष्ट्रपति भयो। उनके आका कौन थे? उनके आका कौन थे? उनके भगवान कौन? व्यक्ति में उनके भगवान कौन? मधेसका मान्छे पनि फेरि नेता हुन पाउँछ। उनके भगवान कौन थे?
यसमा हाम्रो विमति होइन तपाईहरुको भन्दा जीवन भर आरती उतार्ने के बाद एक तराईमा तपाईहरुको भन्दा हाम्रो संगठन बढी छ हामीले बुझेको कुरा के भने तराईका मान्छेहरुले हामीले सेवा सुरक्षा दिनुपर्छ त 3 करोड नेपालीहरुको हक हो कुरा भन्नुस् मैले बोल्दै छु राजावादीको भाषा बोल्दै छु कांग्रेसको एमाले माओवादी 3 करोडको भाषा बोल्दै छु कि नेपाली माथि कुनै पनि अपमानजनक काम भयो भने मैंने कहा ना आपसे 1.5 करोड़ से अधिक आबादी राष्ट्र में रहा है राष्ट्रीयता को मानने वाले क्या परसेंट हम लोग सेना में है कितने परसेंट हम लोग प्रहरी में है कितना परसेंट हम लोग न्यायालय में है प्रचंड ओली देउबा 22 रुपया ले जाए मधेसी सिर्फ खिलाने का काम करे मधेसी 78,000 रुपया संहिता तो माओवादी कालले संहिता आएको संहिता विकृत संहिता हम 8 जिला के संहिता के लिए हम 22 जिला के संहिता के लिए घोषणा माओवादीले गर्दाखेरि संहिता माओवादी ल्याउँदाखेरि हो या विकृत संहिता हमारी मांग थी धर्मनिरपेक्षता माओवादी ल्याउँदाखेरि हो कसैले मधेसवादी दलहरु त्यतिबेला जन्मेकै थिएन क्या बात आप करते हैं आपकी जन्म हजुरले बुझ्नु भयो जन्म त सुरु हुँदाखेरि भएन हो अब यहाँ भी मत ना फिर तब किताबी ज्ञान की बात न करें कम्युनिस्ट का एक थ्योरी होता है बुरा नहीं मानिएगा मित्र मैं कहूं कि गरीब को और गरीब बनाओ मध्यम वर्गीय को भी गरीब बनाओ और यह नारा लगाओ कि गरीबों की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी यह सब इस जमाना में नहीं चलेगी इन्होंने बड़ी बात कही इन्होंने बड़ी बात कही लेट बी कंप्लीट नहीं ऋषि धमला जी 1 मिनट इन्होंने कह दी कि माओवादी पार्टी ही इस देश में पहले पहचान का बाद संहिता का बाद सरासर झूठ सरासर झूठ सबसे पहले संहिता का बात करने वाली पार्टी का नाम है नेपाल सद्भावना पार्टी आज से 33 वर्ष पहले गजेंद्र नारायण सिंह जी ने हमारी पार्टी ने नारा दिया था इस देश में 5 प्रदेश होना चाहिए पूर्वी मधेश पश्चिमी मधेश पूर्वी पहाड़ पश्चिमी पहाड़ और काठमांडू उपत्यका आज वह भी अफवाह सिद्ध हो रहा है हम लोग तब इस मूड में चले गए हैं यहाँ का नागरिकता कांड को देखने के बाद कि इस देश का राजधानी भी परिवर्तन होना चाहिए राजधानी एक खास वर्ग से घिरा हुआ राजधानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जा सकता है तो इस राजधानी को आप नारायण घाट और नवलपरासी के बीच में ले चलिए जो सारे लोगों के बीचों बीच में पड़ेगा सब कुछ यहाँ खरच किया गया है आज नेपालको राष्ट्रियतामाथि कुरा भइरहँदाखेरि सुन्नुस् है लिम्पिया कालापानी नेपालको हो तपाईँ मान्नुहुन्छ बिल्कुल हम अरे साहब मैं आपको बार बार निवेदन करूं जो कागज में लिख लेने से यदि हो जाता कागज में लिख लेने से यदि हो जाता और अपने यहाँ पास कर लेने से यदि हो जाता तो आपका वहां कब्जा होगा ना कहाँ हैं आप राष्ट्रीय प्रश्न है नेपाल की सीमा की बात हो रही है ना सिगात से लेके बालन शाह जी ने कल नक्शा लगाया है ना अपने उनका स्वघोषित नक्शा उसको कहते हैं स्वघोषित नक्शा तो बालन शाह जी ने अपने कार्यकक्ष में टांगा है वहां भी भेदभाव सिगात से लेके टिंगरा नदी तक नेपाल का सीमा था तिब्बत और चाइना तक वो कहां गया चाइना के भीतर सिगात से लेकर टिंगरा नदी तक नेपाल हुआ करता था कोई चर्चा क्यों नहीं करता मुझे जवाब चाहिए सिगात से और चाइना की भूमि भी हमारी भूमि है अब यो विषयमा हामीले यसो गर्नु भने कि चाइनाले नेपालको जमिन हडपेको छ चाइना कब्जा कर लिया भारत कब्जा गरेछ भन्नु चीनले गरेको जो कतिपय विषयहरुमा केही सीमा क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमणका विषयहरु छन् हामीले उठाउँदै पनि आएका छौं त्यसको अनुसन्धान पनि भइरहेको छ कतिपय विषयहरु सरकार स्वयंले पनि बोलिरहेको छ त्यसमा भारतले गरेको बोल्ने चीनले गरेको नबोल्ने भन्ने कुरा भएन हामीले बुझ्ने कुरा कहाँ भने भारतको आज तक यह कान नहीं सुना भारतको भूमि पनि भारतको 1 इंच भूमि पनि नेपाल कब्जा कर चाइना हमारा भूमि लिए हुए है बरसों वर्ष से सिगात से लेकर नेपाल का नदी तक किसी नेता ने कोई मीडिया में नहीं कहा नेपालको 1 इंच भूमि पनि भारतले पाउँदैन अन्धभक्ति भारतको 1 इंच भूमि पनि नेपालले लिनु हुँदैन अच्छी बात हो यो हिसाबमा हामी क्लियर हुनुपर्छ एक दोस्रो कुरा अहिले चाहिँ तपाईको कस्तो अवस्था आइसक्यो भन्नुहुन्छ भने भारत र चीनको बीचमा हाम्रो जो बीचमा नेपाल छौं हामी दुईटा राष्ट्रलाई मिलाएर छलफल गरेर उहाँहरु बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो गर्न जानुपर्छ हाम्रो भारत विरुद्धमा हामीले कुनै भाषा राम्रो बोलेका छैन चीन विरुद्धमा पनि बोलेको छैनौं तर भयो के भन्नुहुन्छ भने अखण्ड भारतको जुन प्रक्रिया आयो आज यो विरोध गरेको हाम्रो रमनजी 3 करोड नेपालीको मनमा विरोध छ 3 करोड त्यसको प्रतिनिधित्व मैले गरेको छु फिर निवेदन तपाई 3 करोडमा 2 करोड 99 मा तपाई पढ्नु भएन तपाई 2 करोड 99 पढ्नु होला मैले भनिसके आज 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व आप सही नहीं दिए हैं 3 करोड़ का ये सब मनोगत बात है 3 करोड को नेतृत्व गरेर मैले बोल्दै छु कि नेपालमा अपमान हम भी 53% 1.5 करोड़ मधेसी का नेतृत्व बोलते हैं हम भी नेतृत्व करके बोलते हैं ना
हम भी 1.5 करोड़ मधेसी का नेतृत्व करते हैं। नेपाल मधेसी को पहले नेपाली बनने दीजिए साहब। कभी नागरिकता नहीं देते हैं, कभी नौकरी में सहभागिता नहीं देते हैं, अधिकार पहचान से वंचित रहते हैं। सतही बातें जो 3 करोड़ दुईटा अति छ हेर्नुस्, जेलेन्स्कीको बाटो जस्तो उग्र राष्ट्रवादी पनि हुनुहुन्न, लेन्डुप दुर्टे जस्तो आत्मसम्पर्कवादी पनि हुनुहुन्न। नेपालका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले भारत र नेपालको बीचको सम्बन्धको जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभयो, पहले आपसी सम्बन्ध ठीक कर लीजिए, सम्बन्ध सुधार्नुभयो, हाम्रो भयो। अहिले पनि हाम्रो विषय भयो, आंतरिक संबंध ठीक कीजिए, आंतरिक औपनिवेशीकरण का जो अवस्था है उसको ठीक कीजिए। वो जब ठीक हो जाएगी तब हम दोनों मिलकर चलेंगे। हमको दिखा दीजिए ना कि आज 1 लाख का सेना प्रहरी नेपाली सेना है, हमको दिखा दीजिए 53,000 मधेसी कहाँ है। 77 इसमें सीडीओ में कैठो मधेसी है, हमको 53% दीजिए ना, इसमें क्या जाता है। यद्यपि हम ज्यादा मांगते हैं लेकिन ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। 78% इस देश के राजस्व में देते हैं। मांग्ने र मैले दिने तपाई र म हामी शासितै हो, हामी शासितै हो। तपाई पनि शासित, हामी पनि शासित हो। एकदम ठीक। तपाई मात्र तपाईले चाहिँ के बोल्नु होला, कोलाई माग्ने होइन। यहाँ का नेपालमा यहाँ का व्यवस्था अहिलेको देशको सुनसाई रमणजी, कर्णजितजी, देशको समस्या भनेको धेरै छ अहिले। बिल्कुल हजुर। तर समस्या समाधान गर्न नेपाल भारत सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ भने तपाईको भनाइ हो। हाम्रो पनि बनायो। नहीं, फिर चीजें देखिए, हाम्रो नेकपाको पनि त्यही बनायो। पहुंच गए। नेपाल भारत संबंध परापूर्व काल से अच्छा है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अच्छा है, ये ऑटोमेटिक अच्छा। समस्या अहिले कुछ भी नहीं, नथिंग यहाँ क्रिएट किया जाता है। काठमांडू में कुछ चंद लोग चाइना के इशारा पर, कुछ विदेशी राष्ट्र के इशारा पर नेपाल भारत का संबंध गलत है उसको क्रिएट। नेपाली जनता त्यसो भए नेपाल भारत सम्बन्ध बहुत अच्छी संबंध राम्रो छ, कुनै समस्या छैन। समस्या का सुन्नुहोस्, समस्या क्या होगा? समस्या होता तो नेपाल के विकास में 70% का योगदान होता भारत का। कहाँ समस्या है? यहाँ गाली देते हैं लोग, आप फिर भी वो सहयोग कर रही है। देखिए तो खुला हृदय, कितना बड़ा खुला हृदय है भारत का। हाम्रो क्यामेराम्यान साथी हुनुहुन्छ, उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुहुन्छ, उहाँ स्वतन्त्र, हामी स्वतन्त्र, तपाईँ स्वतन्त्र। कोही चाइना या इन्डिया या अमेरिकाबाट हामी परिचालित मान्छे होइनौँ। हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने ठिकलाई ठिक र बेटीले बेटी भन्ने नेपाली थाहा पाउँछ, नेपाली थाहा पाउँछ, नेपालीले बुझ्छ है। नेपालीप्रति अपमान नगरौँ। हाम्रो आमाप्रति अपमान जस्तो हुन्छ, हाम्रो बुवाप्रति अपमान हुन्छ, हाम्रो दाजुभाइप्रति अपमान हुन्छ। हामी नेपाली हौँ, नेपालीप्रति सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। बिल्कुल हम नेपाली हैं, नेपाल हमारी राष्ट्र है, परंतु नेपाल को दुरुस्त करने के लिए, नेपाल को मजबूत करने के लिए नेपाल के भीतर के जो वर्ग, समुदाय, जाति, जनजाति हैं उनको समान अवसर में सहभागिता देना होगा। यह जब तक नहीं दीजिएगा और भूखे पेट रह के खाली 3 करोड़ के रटने से काम अब नहीं चलेगा। रमण जी, नेपालको राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेप छ तो आपको क्या लगता है? खुलेआम। अरे हम उदाहरण दे देते हैं। चाइना के विदेश मंत्री जब नेपाल आए थे साल भर पहले, 18 घंटा गायब हो गए। किस रेस्टोरेंट में गायब हो गए, कौन एनजीओ से बात किए? भारत का, आप विदेश मंत्री तो छोड़ दीजिए साहब, भारत का एक कर्मचारी भी कोई उस स्तर के आ जाए, 1 घंटा गायब हो जाते हैं। यहाँ का मीडिया पत्रिका क्या क्या कर देगा, क्या क्या कर देगा। 18 घंटा इस देश में चाइना का विदेश मंत्री गायब होता, और इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इससे बड़ी राजनीति क्या होगी? खुलेआम राजनीति है, खुलेआम राजनीति है। भारत के विरुद्ध खुलेआम राजनीति है, मधेसी के विरुद्ध खुलेआम राजनीति है, शोषित पीड़ित के विरुद्ध खुलेआम राजनीति है। अब तपाईले चीन र भारतलाई तुलना गरेर भन्नुभयो, चीन र नेपाल इसलिए तुलना किए कि चीन ऋण छोड़ के सहयोग कर अहिले ऋण पर ऋण जबरदस्ती ऋण हजुरलाई रमनजी एउटा भन्नु, अमेरिका र चीन अहिले पनि लडाईमा छ, तर अहिले पनि $1 बिलियन को व्यवहार प्रतिदिन गर्छ अमेरिका र चीन। हो त चाइना भारत चीन र भारतको पनि सम्बन्ध चाइना छ। तब हामी के बुझ्दै छौं भन्नु त भारतको सपोर्ट लिए चीनको विरुद्धमा चीनको सपोर्ट गरे भारतको, त्यो होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोगले नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ, भारतलाई फाइदा हुन्छ, भारतले गर्ने सहयोगले नेपाललाई, चीनलाई पनि फाइदा हुन्छ, नेपाललाई
हामीले भन्यौँ लद्दाखको विवादमा हामीले चीन र भारतलाई दुईटै बीचमा समझदारी गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। 1962 को सन्दर्भमा पनि चीन र भारतको लडाइँ हुँदाखेरि पनि नेपालले मध्यस्थता गरेकै तपाईँलाई थाहै छ होइन। आखिर 1975 मा पनि तपाईँको चाहिँ भारत र पाकिस्तानको विरुद्धमा लडाइँ गर्दाखेरि नेपालले पनि त्यसको समझदारी गर्ने प्रयास गरेकै हो। नेपाल जे चाहन्छ भन्नुहुन्छ भारत र चीन बीचमा लडोस् भन्ने चाहँदैन। भारतलाई काखी च्यापेर चीनलाई समातेर भारतलाई लड्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी के बुझ्नु पर्यो, चीन भारत र नेपाल मिलेर एक ही बात समझना चाहिए कि जिस तरह भारत नेपाल के विकास में सहयोग करती है, जिस तरह भारत नेपाल के विकास में कदम कदम पर सहयोग करती है, पुश्तो पुश्त से वर्षों वर्ष से, इस तरह चाइना क्यों नहीं करती है और ऋण क्यों देती है? जानता है चीन को पता है कि नेपाल गरीब राष्ट्र है, ऋण पर समाजवादी आंदोलन का कोशिश नेपाल को। अब अभियान तपाईहरुको परिवर्तन भयो। अब हामीले समाजवादी मोर्चा बनाउँदैछौँ। समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य के भने यसको उद्देश्य भने समाजवादतर्फ जाने हो हैन, नेपालको राजनीतिक निकास दिने हो। त्यसको लागि समाजवाद मान्ने शक्ति जसमा माओवादी केन्द्र अनि त्यसपछि माधव नेपालको चाहिँ नेकपा एकीकृत हैन समाजवादी, त्यसपछि उपेन्द्र यादवको, बाबुराम भट्टराईको, अनि अब नेकपा हाम्रो भइहाल्यो। अब यति मिलेर कतिवटा पार्टी छ समाजवादी मोर्चा? 5वटा पार्टी हो। अहिले 5वटा बीचमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। छलफल अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। एउटा कुरा, अर्को कुरा हामी माओवादीहरूको बीचको पनि एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। माओवाद मान्ने महाविचारधारा मान्ने शक्तिहरू माओवादी केन्द्र अनि त्यसपछि यता नेकपा हाम्रो बीचमा पनि एकताको छलफल चलिरहेको छ। त अहिले तत्कालै त एकता नहोला, तर सुरुवात हामीले गरेका छौँ। किनभने देश जनता र वर्गप्रति जवाबदेही हुने भने समयमै एकता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सहमति हुँदैछ। सहमति अन्तिम अवस्थामा आएको छ। कुनै न कुनै हिसाबमा हामीले के गर्छौँ भने समाजवादी मोर्चाको लागि, पार्टी एकताको लागि अहिले हुँदैन। पार्टी एकताको सुरुवात हुन्छ। सबै कम्युनिस्ट एक हुन्छन्। अब हुनु पर्यो नि त। कम्युनिस्ट सम्मेलन त्यसै ल्याएको हो हामीले। कम्युनिस्ट सम्मेलन ल्याएको हो। कम्युनिस्ट सम्मेलनको अर्थ नै कम्युनिस्टहरूले एक ठाउँमा ल्याउनलाई हो। कसको भूमिका छ रे? उत्तरका भूमिका, चीनको भूमिका छ। सबै कम्युनिस्ट मिलाउनु पहिले भी हुआ हो, पहले भी हुआ। त्यसो तपाईलाई मिलाउन चीनको भूमिका छ। रमनजी सुन्नुहोस्, रमनजी नेपाली जनताले के बुझ्छ भन्नुहुन्छ भने कसैको सहारा लिएर नेपालको राजनीति गर्नु छैन है। नेपालको राजनीति गर्ने भनेको नेपालकै माथि टेकेर नेपालकै तपाईँ र मैले सल्लाह गरेर हो के। लोकसभा र माओवादी नेकपा मिल्ने हो भने तपाईँ मिलौँ, सल्लाह गरौँ। त्यो कुनै राष्ट्रियता स्वाधीनताको बारेमा गरौँ। विषयको सन्दर्भमा त्यतातिर जानु छैन। बड़ी बड़ी बात तो हो रही है ऋषि साहब। त्यो विषयमा हामीले एक विषय जहाँ आप आज दिन गए थे, हम भी धरना पर प्रचण्ड र केपीको बीचमा उहाँहरुको सुन्नुहोस् है सर, प्रचण्ड र केपी बीचमा उहाँहरू चाहिँ 2 मिनेटमै चाहिँ उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीको लागि सहमति हुनुभयो। त्यो त चीनले पनि भनेन र भारतले पनि भनेन नि त। त्यो त उहाँहरू मौलिक ढङ्गले मिल्नुभयो। पछि मौलिक ढङ्गले छुटिनु भयो। इससे पहले जो एकता हुआ था एमाले प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनाउँदाखेरि पनि दुईटै मिल्यो हो। उहाँहरू कैसे हो गया था? ओली र प्रचण्ड मात्र मिल्नु भयो। न भारतको सहयोग छ न चीनको सहयोग छ। उहाँहरू आफै मिल्यो हो नि त। त्यो त हामीले बुझ्ने कुरा हो। त्यतिर नजाउँ है। हस्तक्षेप सुरु है त्यो। हम तो कल नक्शा देखे ना साहब, आश्चर्य हो गया। क्या नक्शा बालेन जी? ठीक छ। अब माओवादीहरूको बीचको पनि एकता, कम्युनिस्टहरूको बीचको पनि एकता, समाजवादीहरूको बीचको पनि एकतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो देशको निकास के हो भन्नु समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको छ। समाजवादमा जाने हो, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने हो। नागरिकता मेन देखिए, अपना नागरिकताको समस्या कसरी समाधान? नागरिकता का चर्चा किए, देखिए ठ्याक्कै भन्नु उस पर एकदम बिल्कुल हम पॉइंटली कहें। देखिए माता नागरिक, पिता नागरिक और उसके संतान को नागरिकता से वंचित करना इतना बड़ा क्रूर अमानवीय व्यवहार। साहब मैं आपको उदाहरण दूं कि आज से 33 वर्ष पहले भी इस देश में 20-22 लाख लोग नागरिकता विहीन थे, जिनका नाम वोटर लिस्ट में था। हमारे नेपाल सभ्यता पार्टी के जमाने में उनका नाम वोटर लिस्ट में था, लेकिन वो नागरिक नहीं थे। आज पुनः यह अवस्था षड्यंत्र करके जबरदस्ती उन युवकों को नेपाली नहीं बनने दिया जा रहा है। मेरा यह मांग है इस राज्य से, जो अब सिर्फ नेपाली नागरिकता हमें नहीं चाहिए। हमारे लोगों को यह एक वर्ग एक समुदाय का समस्या नहीं है, 34 जिला का समस्या है। 7 लाख 9 लाख से अधिक लोग नागरिकता विहीन है। पढ़ाई नहीं हुई, बैंक अकाउंट नहीं खुला, पासपोर्ट वीसा नहीं बना। तो मैं आपको निवेदन करूं साहब, एटीएम सिम कार्ड नहीं बना, तो सिर्फ हम नागरिकता नहीं चाहिए उन लोगों को, उन युवकों को जिनकी जवानी समाप्त हुई है। नागरिकता विहीनों की जवानी समाप्त हो गई, उनका कैरियर समाप्त हो गया, उनका जीवन समाप्त हो गया। वह समाप्त करने वाला यहाँ का नस्लीय राज्य सत्ता, यहाँ का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जितना भी आप देखते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों आपस में चचेरे मौसेरे फुफेरे में मेरे भाई हैं। तो मैं कहूं कि अब सिर्फ नागरिकता नहीं चाहिए, मुआवजा सहित का, हरजाना सहित का नागरिकता चाहिए। जवानी बर्बाद किया उसका हरजाना कौन देगा? पढ़ाई से वंचित किया उसका हरजाना कौन देगा? हरजाना भी तो नागरिकता। म केमा सहमत हुँ भने
नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, यसमा प्रष्टै हो। ठीक बात। यसमा चाहिँ के हो भने हामीले के भन्छौँ भने मापदण्ड कस्तो बनाउनु त? सुन्नुहोस्, अहिले आएको छ नि त चीन, सुन्नुहोस् है म भन्दैछु, चीन जस्तो जापान कुनै पनि छ नि नेपाली पुरुषले भारतीय चेली बिहा गरिसकेपछि तत्कालै नागरिकता दिनुपर्छ। अब यस्तो म मौलिक समितिको संयोजक हो है, त्यति बेला नागरिकता बनाउने सन्दर्भमा र मौलिक हकको निर्धारण गर्ने समय हामीले त्यति बेला एक्सर्साइज गरेको है। त्यति बेला हामीले नागरिकता सम्बन्धी परिभाषा पनि गऱ्यौँ, नागरिक कर्तव्यको बारेमा पनि हामीले 4वटा विषय राख्यौँ। एकछिन हजुरले मैले भन्ने कुरा भनिदिउँ अनि तपाईँले भन्नु होला, मैले भनेको सुन्नुहोस्। अब त्यो कुरा थियो, त्यति बेला भएको के हो भने हामीले के भन्यौँ, भारतले पनि 7 वर्ष गरिदिरहेछ अहिले। भारतको तपाईँले भारतको संविधान हेर्नु होला, कानुन हेर्नु होला, जानकारी ले लीजिए ना। सुन्नुहोस्, हम भी देखे हैं ना, हमने तपाईँले भाषा बोल्नु र हामीले भाषा। अब आप जानकारी ले लीजिए, आगे नहीं बढ़ने जानकारी अधूरा रह जाएगा आपका, आप यही अधूरा जानकारी लेके चले जाएंगे, फिर दूसरे इंटरव्यू में मलाई भन्न दिनुहोस्। भारत जो है या भारत में नागरिकता है ही नहीं, वहाँ तो जाते हैं आधार कार्ड मिलता है, और जब आधार कार्ड और जब जाइए तब आप अपना वोटर आईडी बनवा लीजिए। सुन्नुहोस्, एउटा के हो, भारत कहाँ से नागरिकता विदेशी के लिए होगा, नागरिकता परिकल्पना सुन्नुहोस्, नागरिकता सम्बन्धी छलफल गर्ने बेलामा संविधान सभामा म भए हुनाले म अलि त्यति बेलाको बारेमा छलफल तपाईँलाई गर्न खोजेको विषय के हो भने भारत, चीन, रुस, बेलायत जस्ता अमेरिका जस्ता देशहरूमा नागरिकता बाहिरको मान्छेले पनि नागरिकता दिन्छन्, किनभने तिनीहरूले टाइट नीति लिन्छ। नेपालमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, भारत नेपाल एनआरएन के लिस्ट में नहीं है, सुन्नुहोस् म अहिले भन्दैछु नेपालको स्थिति कस्तो हो भने नेपालका नेताहरू पनि सानो स्वार्थमा बिग्री हुने, नेपाल देश कमजोर, नेपालमा कस्तो प्रकार अस्थिर परिस्थिति, त्यस कारणले एउटा गाग्रो लोटाउँदाखेरि पनि भारतलाई केही हुँदैन, एउटा उताबाट लोटा आयो भने यहाँ ठुलो प्रकारको सङ्कट हुने स्थिति। एक सुन्नुहोस्, त्यो कुरा के हो भने नेपाललाई एउटा अस्थिर नीति बनाउने नेपालका नेताहरू पनि लम्पसाटवादी हुने समस्या। तपाईँको उताबाट लाखौँ मान्छे आएर यहाँ तपाईँको एकछिन तपाईँको यहीँ जन्मिएर यहीँ वर्षको चाहिँ नागरिकता लिने स्थिति भयो भने लाखौँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो, वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरा छ। विवाह गरेर आएकालाई पनि दिने, तर 7 वर्षको अल्टिमेटम धाग्ने नपाएका नागरिकताले पाउनु पर्यो। नेपालका नागरिकताले पाउनु पर्यो, गृहलक्ष्मी बन्के यस्तो नागरिकता पाउनु पर्ने नपाउनेले सबै नेताले भनेको छ, सबै पार्टीले भनेको छ, लक्ष्मी का अपमान करने का, अर्धांगिनी का अपमान करने का सामर्थ्य नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे पूछते हैं, हम कैसे पूछेंगे? भारतीय महिला बिहा गरेर आइसकेपछि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ नागरिकता लिन भन्ने हक भने 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। ये 7 सेकंड नहीं रुकने वाले हम लोग, 7 सेकंड नहीं। तपाईले 7 सेकंड नरोक्नु होला, 7 वर्ष हमारी भी राष्ट्र है, त्यो कुरा बुझ्यौं। अब हामीले 7 वर्षको गर्नै पर्छ, तपाईले 7 सेकन्ड गर्नु होला, त्यो हमारे वर्ग 7 सेकंड नहीं रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे? त्यो त दया कृपा है नागरिकता, भीख है नागरिकता, पहचान है नागरिकता। चाहे चीनबाट आओस्, चाहे अमेरिकाबाट आओस्, चाहे इन्डियाबाट आओस्, चाहे बेलायतबाट आओस्, 7 वर्ष हुनै पर्छ। जुनसुकै देशको हकमा हो, भारतको लागि मात्र होइन त्यो। हां बिल्कुल, जुनसुकै देशबाट आएर नेपाल विवाह गर्छ भने तिमीले 7 वर्ष बन गई, घर की मालकिन बन गई, बच्चे की मां बन गई, 7 वर्ष 2 वर्ष क्या होता है? अमेरिकाको नागरिक परियोग भूमि है नेपाल, बेलायतको हेर्नु, माटी घर बनला में लोग भुटानको पनि हेर्नु, भुटानको पनि कभी नेपालका का शर्त, कभी व्यवस्था का देश विश्वभरि में भएको व्यवस्था नागरिकता को कमाना खाना का इशू बना के लोगों ने रख लिया है। भारतपछि हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न खोजेको होइन, भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। तर कुरा के होइन भने चाहिने भन्दा बढी भारतको एजेन्डा भएर या अमेरिकन एजेन्डा भएर नेपालको राजनीति सफल हुँदैन। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाभिमान नेपाललाई कुनै देशले पनि सहयोग गरे होइन, आफै स्वतन्त्र भएको देश हो नेपाल। तो अभी आपको निवेदन किया ना कि राणा इसको उपनिवेश बना के रखा, अभी राणा तो नेपाल के राणा भयो, अभी भी यहाँ का पहाड़ी मधेसी को उपनिवेश बना के रखा। त्यो त राष्ट्र क्या होता है उपनिवेश? उपनिवेश बना के आंतरिक उपनिवेश राष्ट्रियतामाथिको संघर्ष, त्यो पनि हामी छलफल गर्छौँ, त्यो पनि हो। त नेपाल देश एउटै हो, हिजोदेखि अहिलेसम्म नेपाल देश एउटै हो। कसैले पनि चाहिँ नेपालमाथिको हस्तक्षेप गर्न क्षमता राखेको छैन। बेलायत पनि भागेको पनि यहाँबाट भगायौँ हामीले। चूंकि नागरिकता से वंचित लोगों को जिस तरह से खदेड़ा जा रहा है ना, कानूनी उलझन उलझा के, वो धीरे धीरे नेपाली राष्ट्रीयता से दूर होते जा रहे हैं। यह दूर यदि हो गए तो हामीले त्यस्तो साम्प्रदायिक भाषा बोल्नु हुँदैन, साम्प्रदायिक भाषा बोल्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने नीति हामीले कैसे होगा? खाली सही बात करने से क्या अधिकार देने से होगा? अधिकार क्यों नहीं देते हैं? 270 वर्ग से अधिकार भी आप रखे हैं और हम लोगों से आशा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।
NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Manaslu World College, a home for future leaders. Chavo Hill, Kathmandu. गर्वैदेखि बलियो सुगर्व सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल बैंक, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। राष्ट्रको शान किसान। Dimex UPVC window and door system made in Nepal.